बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास, इसको डिस्कस करेंगे। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डील्स विद द स्पेशल क्लासेस। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम deals with a special classes किसकी लीनियर प्रोग्रामिंग की हमारे पास ये स्पेशल क्लासेस हैं या क्लास है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम in which the object is to transport the objective is to transport a product manufactured at several plants to a number of different या different destination are given in the statement of the problem the cost of shipping a units of good from a non-origin to a non-destination is also given our objective is to remove the total minimum shipping cost minimum शिपिंग कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जिस तरह फिजिबल सोल्यूशन होता था ऑप्टिमल सोल्यूशन होता था, तो यहाँ पे हमारे पास उसी तरह फिजिबल सोल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो डिफरेंट मेथड होंगे यहाँ पे फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए। वो नेक्स्ट जब मैं एग्जांपल करवाऊँगा उसके अंदर आपको बताऊँगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास होता क्या है। इसमें बेसिकली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होंगी, डिमांड और सप्लाई फंक्शन गिवन होगा। इस केस के अंदर आपके पास डिमांड और सप्लाई फंक्शन को देखते हुए हम डिफरेंट मेथड को अप्रोच करवाते हैं। सबसे पहले इसके हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन को देखते हैं कि हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास दो सोल्यूशन बनते हैं। एक हमारे पास होता है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, कि हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा कि a solution of
अ सॉल्यूशन ऑफ m क्रॉस n, कोई भी हमारे पास m क्रॉस n, m हमारे पास कोई रो होंगी, n हमारे पास कॉलम होंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम is said to be basic feasible solution if the total number of allocation हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, यानी हमारे पास दैट इज फार्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू होगा m प्लस n माइनस 1। तो हमारे पास m क्या होगी, रो होंगी, n कॉलम होंगे। रो और कॉलम को ऐड करके हम -1 कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन के इक्वल होगा। जबकि आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन is said to be optimal when the total transportation cost is minimum, यानी हम अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे अगर वो हमारे पास मिनिमम आंसर देगा, यानी हमारे पास कोई भी रो और कॉलम गिवन होंगे वहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करें, अगर वो मिनिमम हो तो वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि नंबर ऑफ एलोकेशन हम जितनी करेंगे वो इसके इक्वल आनी चाहिए, जैसा कि हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे। इसके अंदर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। मेथड की तरफ चलते हैं। द मेथड टू फाइंडिंग अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कि कौन कौन से मेथड होंगे अगर हम फिजिबल सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के अंदर कि मेथड्स क्या होंगे। मेथड फॉर फाइंडिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कौन कौन से मेथड है कि हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड टू फाइंडिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देयर आर 3 मेथड, तो इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड्स हैं फॉर फाइंडिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए। सबसे पहला मेथड है हमारे पास जो आज हमने करना है इस लेक्चर के अंदर, वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, आज इसकी एग्जांपल और उसका मेथड देखेंगे हम। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसको हम बोलते हैं NWCM। इस मेथड का और भी नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को हम ये भी बोलते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेथड। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेथड, दोनों नाम एक ही हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड आपके पास आता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। लीस्ट कॉस्ट मेथड को हम कहते हैं बेसिकली LCM, और ये मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी है। इसको जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स होता था उसमें हम कहते हैं कि ये मिनिमम मैट्रिक्स मेथड है, यानी मैट्रिक्स मिनिमम मेथड इसका दूसरा नाम है। और थर्ड मेथड आपके पास है जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लीस्ट कॉस्ट मेथड LCM, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। जब भी किसी चीज़ में हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हम ये वाला मेथड लगाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम
VAM भी कहते हैं, VAM वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो बेसिकली आपके पास ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड हैं फाइंड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। किसके अंदर? बेसिकली हम ये फिजिबल सोल्यूशन निकाल रहे हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर ये तीन मेथड आपके पास होंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होगा, लीस्ट कॉस्ट मेथड होगा और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेथड क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका प्रोसीजर लिख देता हूँ, फिर एग्जांपल की तरफ चलेंगे, क्योंकि प्रोसीजर के अंदर आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि इसमें हम इस तरह से स्टेप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। NWCM प्रोसीजर ऑफ NWCM, जो कि सबसे पहला मेथड है हमारा, उसका प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट वी चेक द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस और अनबैलेंस। सबसे पहले चेक करेंगे, फर्स्ट वी चेक द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस और अनबैलेंस इफ सप्लाई इक्वल डिमांड। इसके अंदर हमारे पास सप्लाई और डिमांड फंक्शन होगा, तो जो कहता है कि सप्लाई इक्वल डिमांड, यानी जो सप्लाई फंक्शन होगा वो डिमांड फंक्शन, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। देन द प्रॉब्लम इज बैलेंस, देन द प्रॉब्लम इज बैलेंस अदरवाइज इनबैलेंस। सबसे पहला स्टेप क्या है? हम चेक करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो बैलेंस की कंडीशन ये होगी कि अगर आपके पास जो डिमांड फंक्शन है और सप्लाई फंक्शन है वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है, अदरवाइज अनबैलेंस प्रॉब्लम होगी। सेकंड स्टेप है आपके पास, स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 है सिलेक्ट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर सेल। सबसे पहले हम टॉप जो कॉर्नर हमारे पास फर्स्ट बॉक्स होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। टॉप लेफ़्ट साइड पे जो टॉप बॉक्स होगा, जिसको आप कॉर्नर सेल भी बोलते हैं या बॉक्स बोलते हैं, दोनों लिख सकते हैं। कॉर्नर सेल मैं लिख भी देता हूँ, इसको बॉक्स भी कहते हैं। यानी जब हम मैट्रिक्स या टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर जो पहला बॉक्स हमारा लेफ़्ट साइड पे होगा ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड एलोकेट as many unit as possible equal, as many unit as possible equal to the minimum between, किसके दरमियान होगा? अवेलेबल सप्लाई एंड डिमांड। जो आपके पास अवेलेबल होगा सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा सप्लाई और डिमांड फंक्शन आपका। और नंबर 3 क्या होगा? इसके बाद हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट द सप्लाई एंड डिमांड नंबर, द सप्लाई एंड डिमांड नंबर इन द रिस्पेक्टिव रोज एंड कॉलम, डिमांड नंबर इन द रेस्पेक्टिव रोज एंड कॉलम। इसमें क्योंकि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होंगे तो हम इसमें चेक करेंगे, एडजस्ट करेंगे सप्लाई और डिमांड नंबर को रोज वाइज और कॉलम वाइज। नंबर 4 आपके पास होगा, नंबर 4 if the demand for the first cell, if the demand for the first cell is satisfied, then move horizontal। अगर हम horizontal मूव करेंगे, horizontally to the next cell in the second column, to the
नेक्स्ट सेल इन द सेकंड कॉलम। ये जब हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम रो वाइज और कॉलम वाइज मूव करेंगे, हम किस तरह से अपना फर्स्ट सेल को सेटिस्फाई करके तो हम मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो हम देखेंगे। 5th नंबर पे हमारे पास इफ़ द सप्लाई फॉर द फर्स्ट सेल इज सेटिस्फाई, यहाँ पे डिमांड था, अगर डिमांड होगा तो हम किस तरफ करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ सप्लाई की। इफ़ द सप्लाई फॉर द फर्स्ट सेल, अगर सप्लाई जो है वो फर्स्ट सेल की सेटिस्फाई करवा जाए, सेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फाइड, देन मूव, तो तब कहाँ मूव करेंगे, देन मूव डाउन वर्टिकली। वर्टिकल में हम डाउन की तरफ जाएंगे क्योंकि अप की तरफ तो हमारे पास नंबर नहीं होगा क्योंकि हमने टॉप से स्टार्ट करना है। तो डाउन इन दी सेकंड रो, तो डाउन होगा इन दी सेकंड रो। नंबर 6 है आपके पास इफ़ डिमांड इज सेटिस्फाई देन डिलीट द कॉलम। अगर डिमांड हमारी सेटिस्फाई होगी, डिमांड इज सेटिस्फाइड देन डिलीट द कॉलम। अगर डिमांड हमारी सेटिस्फाई होगी फिर नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम जो कॉलम होगा उसको लाइन लगा देंगे, क्रॉस कर देंगे। 7 अगर आपका सप्लाई सेटिस्फाई हो जाए, इफ़ सप्लाई इज सेटिस्फाइड देन फिर क्या डिलीट करेंगे, फिर जारी बात है कि आपके पास रो डिलीट होंगी, देन डिलीट दी रो। अगर सप्लाई होगा तो रो वाइज डिलीट होगा, अगर डिमांड होगा तो कॉलम वाइज डिलीट करेंगे। और लास्ट है नंबर 8, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस until all supplied and demand are satisfied. The process until all supply and demand are satisfied. तो ये हमारे पास 8 स्टेप्स होंगे जो कि हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की एग्जांपल को हम किस तरह से करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल गिवन होगी, क्वेश्चन है या एग्जांपल है, हमने फाइंड करना है फिजिबल सॉल्यूशन यूज़ करते हुए कौन सा मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। फाइंड एग्जांपल क्या है, फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन, फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अप्लाइंग या बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से फाइंड करना है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को। तो एग्जांपल में हमारे पास किस तरह से एग्जांपल होगी, एग्जांपल आपको इस तरह से गिवन होगी या क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन होगा। आपके पास एक टेबल गिवन होगा, टेबल में आपके पास यहाँ पे गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ पे है D1, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास D1, देन D2, D3, D4। इस तरह से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी। इस तरह से कोई फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल आपके पास, या कोई मटेरियल है तो वो फॉर एग्जांपल आपके पास है O1, O2, O3 और लास्ट पे आपका होगा डिमांड। यहाँ पे आपके पास होगा डिमांड, यहाँ पे आपके पास होगा सप्लाई फंक्शन। क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन होगा, इसमें आपके पास सबसे पहली वैल्यू है 20, फिर वैल्यू है 22,
फिर 17, फिर 4 है, फिर 120, फिर आपके पास है 24, फिर आपके पास है 37, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 70 है, फिर आपके पास है 32, 37, 20, 15, 50। डिमांड में आपके पास गिवन है 60, 40, 30, 110। अब देखें, इसको टोटल करें, इसको टोटल करें, आपके पास 240 बनता है। आप सप्लाई वाले को टोटल कर लें, ये तीनों को टोटल करें, 120, 70, 190, 190, 50, 240। इसी तरह इन सबको आप ऐड करें, डिमांड वालों को, सप्लाई वालों को। हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोसीजर के अंदर होगा, हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। अगर ये दोनों आपके पास इक्वल होंगी तो बैलेंस होगा। और हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स करनी है इसके अंदर, जितने भी मेथड करने हैं वो सारे के सारे हमने बैलेंस के अंदर करने हैं, आपका अनबैलेंस नहीं है। हमने जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो बैलेंस वाइज करेंगे। बैलेंस वाइज में क्या होगा, आपका डिमांड और सप्लाई फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये आप चेक कर सकते हैं। पहला प्रोसीजर के अंदर हमारा पहला स्टेप यही मैंने बताया था कि हम चेक करेंगे कि डिमांड और सप्लाई फंक्शन आपके जो हैं वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो ये दोनों ही 240 मैंने बाद में लिखा है, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, दोनों 240 है तो 240 मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये बैलेंस प्रॉब्लम है। इसके बाद हमने कहा था कि सेकेंड स्टेप हम सबसे पहले पहला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम किसको सिलेक्ट करेंगे, 20। तो मैंने 20 को सिलेक्ट कर लिया बच्चों। तो 20 को बच्चों सिलेक्ट किया है, तो अब देखेंगे 20 के कॉलम में और 20 की रो में आपका सप्लाई और डिमांड फंक्शन कौन सा है। देखिए ये 20 है, 20 के कॉलम के अंदर आपका डिमांड फंक्शन 60 है, 120 आपका सप्लाई फंक्शन है। तो हमने 20 के साथ वो वैल्यू लिखनी है जो यहाँ पे मिनिमम होगी, जो कम इज़ कम होगा। हमने सेकंड स्टेप में कहा था पॉसिबल इक्वल टू मिनिमम बिटवीन अवेलेबल सप्लाई एंड डिमांड। तो इन दोनों में आप देखें मिनिमम क्या है, तो 60 मिनिमम है। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, ये 20 के ऊपर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 60। फर्स्ट पे हमने पहला बॉक्स सेलेक्ट करना है। पहले बॉक्स की रो वाइज में हम डिमांड फंक्शन को और सप्लाई फंक्शन को देखेंगे। डिमांड और सप्लाई फंक्शन में जो सबसे कम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर वो वैल्यू यहाँ से कट हो जाएगी और इसमें से माइनस हो जाएगी, तो 120 में से 60 माइनस करें तो आपके पास क्या रह जाएगा, 60 रह जाएगा। फिर देखें आपका सबसे कम क्या था, 60 या 20, 120। 60 आपका कम था, तो ये वाली जो कॉलम है आपका ये कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा था ना कि स्टेप के अंदर हम कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे, जिसमें हमने स्टेप नंबर 6 या 7 लिखा था कि हम उसका अगर डिमांड होगा तो कॉलम वाइज डिलीट करेंगे, अगर सप्लाई होता तो रो वाइज डिलीट होता है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, 22 के डिमांड में क्या है 40 और सप्लाई में क्या है 60। तो सबसे कम क्या है 40, तो हम सबसे कम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी 40, तो ये 40 कैंसिल हो जाएगा। 60 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20। फिर जो कैंसिल होता है पूरे का पूरा, उसमें अगर वो डिमांड है तो हम कॉलम को डिलीट करते हैं, अगर रो होगी तो हम, अगर सप्लाई होगा तो फिर रो को डिलीट करेंगे। अब 70 की बारी है। अब 17 में आप देखें ज़रा, 70 में चेंज है, ये 30 है, ये 20 है। तो 70 केस में सप्लाई कम है या डिमांड, तो आप देखेंगे सप्लाई आपकी कम है, तो सप्लाई कम वाली हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। सप्लाई क्या है 20, तो अब इसकी क्या डिलीट होगी, अब इसकी जो है वो रो डिलीट हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा 20, ये 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका डिलीट हो चुका है, ये लाइन का मतलब मैंने ये लाइन ये बताती है कि ये सेल डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद हमने इस सेल पे जाना था, ये डिलीट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, जो अब मैं प्रोसीजर में लिखा था। प्रोसीजर में हमने लिखा था कि अगर आपका सप्लाई डिलीट हो जाएगा तो हम डाउनवर्ड चलेंगे। तो 17 का डाउन जो है आपका पास है 9। अब 9 के आप देखेंगे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। 9 का जो डिमांड है आपका क्या है 10 है, सप्लाई क्या है 70। तो 10 सबसे कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ से 10 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 60 आ जाएगा। तो ये 10 आपका डिमांड में था, तो आपका क्या डिलीट हो जाएगी, कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब 9 के पास बारी है 7 की। 7 का यहाँ पे हमारे पास 110 है, यहाँ पे हमारे पास 60 है, तो ये 60 कम है, तो 60 को हम यहाँ पे, यानी कम वाला यहाँ पे लिखेंगे, कम वाला डिलीट हो जाएगा और यहाँ से कम वाला हम माइनस कर देंगे। अब आपके पास देखें लास्ट वाला बचा है 15।
तो आप बच्चों चेक कर लें, जब आपके पास लास्ट वैल्यू बचेगी तो यहाँ पे और यहाँ पे जो सप्लाई है वो डिमांड है वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो आपकी कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी होगी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे अब देखें 15 का ये भी स्मॉलेस्ट है, ये भी, यानी दोनों ही बराबर हैं, इक्वल है, तो आप यहाँ पे 15 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप चेक करेंगे ये आपके सप्लाई फंक्शन भी सारे कैंसिल हो जाएंगे और डिमांड फंक्शन भी सारे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी। अब आप यहाँ पे टोटल एलोकेशन भी देख सकते हैं। टोटल एलोकेशन ये होती है जो आपने की है, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन। तो ये ज़रा ये लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन का फार्मूला हमने लिखा था। टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन किसके इक्वल था बच्चों? m + n - 1। तो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन ये गिन लें, 1 2 3 4 5 6, 6 है। m इसकी रो कितनी है? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो 3 + 4 - 1। तो बच्चों 3 + 4 7, 7 - 1 6। तो चेक कर लें नंबर ऑफ एलोकेशन और m + n - 1 दोनों आपस में 6 = 6 है। नंबर ऑफ एलोकेशन और m + n - 1 दोनों अगर आपस में इक्वल आ जाएं, ये रो है, ये कॉलम है, -1 फार्मूले वाला है, नंबर ऑफ एलोकेशन से मुराद ये 1 2 3 4 5 6, तो ये इक्वल आ जाएं तो आपके पास प्रॉब्लम कौन सी होती है? बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आता है। तो इससे ये है, अब हम निकालेंगे कैसे? अब इसकी हमने टोटल कॉस्ट भी निकालनी है। फिजिबल सोल्यूशन के अंदर हम बेसिकली निकालते होते हैं क्योंकि हम ये सारा प्रोसीजर पढ़ रहे हैं टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ये आपके पास टेबल है, टेबल को मैं इसी तरह रख रहा हूँ। अब आपने इस टेबल को देखते हुए टोटल कॉस्ट को कैसे निकालना है। ये टेबल है आपके पास, टोटल कॉस्ट मैं लिख रहा हूँ। टोटल कॉस्ट, तो अब देखिए टोटल कॉस्ट में आप सबसे पहले ये लिखेंगे, ये क्या आपका आया है एलोकेशन जो की है 60, उसके साथ वैल्यू क्या है 20, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अगला एलोकेशन क्या आई है 40, 40 के साथ जो वैल्यू है वो 22, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अगले क्या वैल्यू आई है 20, 20 के साथ जो हमारे पास वैल्यू है 17, फिर प्लस कर देंगे। अगली वैल्यू एलोकेशन क्या किया था आपने 10, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, प्लस अगली वैल्यू आपके पास क्या है 60, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, प्लस अगली वैल्यू आपके साथ 50, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। तो इस तरह से हम टोटल कॉस्ट लिखेंगे। टोटल कॉस्ट जो आपने एलोकेशन वैल्यूज़ की होंगी, जिसकी वैल्यूकेशन के साथ की होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जितनी होगी सबको ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। और आप सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3680। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। नॉर्थ वेस्ट मेथड के अंदर हमारे पास जो हमारे पास था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो इसके अंदर हम फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे और टोटल कॉस्ट बेसिकली आपकी फिजिबल सोल्यूशन ही होगा, यानी इसके अंदर हमने टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है फाइंड टोटल कॉस्ट बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो बहुत आसान मेथड है, इसके अंदर एलोकेशन बस बेसिकली समझने वाली बात है। आपको ये पूरे का पूरा टेबल गिवन होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये एग्जाम्पल थी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंस्ट्रक्ट 4x5 ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह से गिवन है। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के साथ ही। आपके पास टेबल इस तरह से गिवन है, आपके पास W1 गिवन है, W2 गिवन है, W3 गिवन है, सप्लाई गिवन है, आपके पास P1 गिवन है, P2 गिवन है, P3 गिवन है, डिमांड ये आपके पास है 2, ये आप 1 5 10 7 3 7 25 6 5 15 20
15, 22, 18, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को, ये बैलेंस है, ये 55 आ रहा है आपके पास। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आपने खुद ट्राई करना है। अगर कोई इशू हो तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड करना है, मैं लिख देता हूँ, फाइंड टोटल कॉस्ट, फाइंड करना है आपने टोटल कॉस्ट बाय NWCM। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखें, जिस तरह हमने एग्जांपल की है ये उसी तरह ही होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका मैं आंसर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इसका जो टोटल कॉस्ट बेसिकली आएगी, टोटल कॉस्ट इसमें हमारे पास आएगी 179। तो ये आपने चेक कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।